The Lellan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है, लेकिन भारत में लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से लौटे पैसेंजर्स के लिए एसओपी जारी किया। बावजूद इसके ब्रिटेन से लौटे 5 लोग चकमा देकर दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए। इनमें से 3 को ट्रेस कर लिया गया और दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इसके अलावा एक कोरोना पॉजिटिव लुधियाना और एक आंध्र प्रदेश जाने में कामयाब रहा। दोनों को वापस दिल्ली लाया गया है। 5 को क्वारंटीन किया गया है। इनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। अगली सुर्खी जो कोरोना से ही जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में बताया कि 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। अब बात करते हैं यूपी की। योगी सरकार मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की तैयारी में है। सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर की एडीजे कोर्ट में संगीत सोम, सुरेश राणा और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए अर्जी दी है। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से, संगीत सोम सरधना से और कपिल देव मुजफ्फरनगर सदर सीट से विधायक हैं। मुकदमा वापसी की अर्जी पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। 7 सितंबर 2013 में नंगला मंदौड़ की महापंचायत के बाद सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन तीनों नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी और तोड़फोड़ की धाराएं लगाई गई थी। मुजफ्फरनगर के दंगों में करीब 65 लोगों की मौत हुई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन पर हर किसी की निगाह थी। इस दौरान पीएम मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जमकर तारीफ की, उनके संदेशों पर चर्चा की, उनका गुजरात से खास कनेक्शन भी बताया। साथियों, गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरव रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। अपनी प्रसिद्ध रचना क्षुधित पाषाण का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दौरान ही लिखा था। इतना ही नहीं, गुजरात की एक बेटी श्रीमती हटी सिंह गुरुदेव के घर में भी वो बहू बनकर भी आई थी। इसके अलावा एक और तथ्य है जिस पर हमारे विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े संगठनों को अध्ययन करना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। अब मुझे ठीक तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाएं कंधे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देन है। एक दूसरे से सीखकर, एक दूसरे के साथ आनंद से रहते हुए, एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विभूतियों ने देखे थे। यही संस्कार गुरुदेव ने भी विश्व भारती को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है। साथियों, आप सब जहां भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, आपके परिश्रम से ही एक नए भारत का निर्माण होगा। मैं गुरुदेव की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने कहा था, ओरे ग्रोहो बाशी खोल
दार खोल, लागलो जे दोल, स्थोले जोले, मोबो तोले, लागलो जे दोल, दार खोल, दार खोल। देश में नई संभावनाओं के द्वार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सब सफल होइए, आगे बढ़िए और देश के सपनों को पूरा करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, सो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। टीएमसी ने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 दिसंबर को वाइस चांसलर की तरफ से न्योता भेजा गया था। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने पीएम मोदी के भाषण पर भी निशाना साधा। कहा कि हम सब जानते हैं, टैगोर ने हमेशा एकता की बात कही, वो सबके लिए है, पूरी दुनिया उनका परिवार है। वे लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ये बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात भी कही। इंडस्ट्रियल पार्क उसी जगह पर बनाया जाएगा जहां नैनो फैक्ट्री बनने वाली थी और जिसका ममता बनर्जी ने विरोध किया था। और इसी के बाद टाटा नैनो फैक्ट्री को गुजरात लेकर गई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने दोहराया कि वे बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं। रही बात इस संसार में भांति भांति के लोग, एक भांति वो भी जो सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण करती है लेकिन उसे लोगों को वापस नहीं करती। अगली सुर्खी आर्थिक जगत से है। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी केयर्न एनर्जी के खिलाफ भारत सरकार हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मुकदमा हार गई है। भारत सरकार को तकरीबन 8,000 करोड़ का हर्जाना देने का आदेश मिला है। मामला ये था कि केयर्न ने 2006-07 में भारत में अपने कारोबार का पुनर्गठन किया। इसके लिए उसने केयर्न इंडिया होल्डिंग के शेयर केयर्न इंडिया नाम की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। होल्डिंग के शेयर इंडिया को। आयकर विभाग ने इसे कैपिटल गेन का मामला माना। सादी भाषा में कहें कि इससे केयर्न ने फायदा उठाया तो विभाग ने कंपनी को 24,500 करोड़ के टैक्स का नोटिस भेजा। कंपनी ने कैपिटल गेन की व्याख्या पर सवाल खड़ा करते हुए टैक्स देने से इनकार किया तो मामला पहुंच गया इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, फिर दिल्ली हाई कोर्ट। केयर्न इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल वाला मामला हार गई। दिल्ली हाई कोर्ट में कैपिटल गेन की गणना का मामला अभी तक लंबित है। 2011 में केयर्न एनर्जी ने केयर्न इंडिया के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा वेदांता को बेच दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केयर्न इंडिया के 10% शेयर नहीं बिकने दिए। साथ में केयर्न इंडिया द्वारा अपनी पेरेंट कंपनी केयर्न एनर्जी को दिए पैसे को भी जब्त कर लिया और इन्हीं सब के खिलाफ केयर्न मामले को हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गई, जिसका फैसला आया है। हेग में फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला है, सादी भाषा में बीते हुए समय में लगाया गया टैक्स। इससे पहले वोडाफोन से भी आयकर विभाग ने इसी तरह के टैक्स की मांग की थी, जिस मामले में भारतीय अदालतों ने आयकर के दावे को खारिज किया था। आखिरी सुर्खी हाथरस मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी से जुड़ी है। जनपद एवं सत्र न्यायालय मथुरा ने आज कहा कि यूएपीए के मामलों में क्षेत्राधिकार सीजीएम कोर्ट को नहीं है, इसलिए इस मामले को ऊपरी अदालत को भेजा जाए। साथ ही अदालत ने जोड़ा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की रिमांड देने का कोई अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं है। अब तक सभी स्तरों पर एसटीएफ और योगी सरकार ने सीजीएम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बचाव किया था और आरोपियों की कस्टडी को वैध बताया था। आज अचानक एसटीएफ अपने स्टैंड से पीछे हट गई और स्वयं ही अब तक आरोपियों द्वारा दी जा रही दलील को स्वीकार कर लिया। दलील ये कि इस मामले में सीजीएम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है। इसके पीछे वजह बताई गई 5 जनवरी 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में हेबियस कॉर्पस की सुनवाई का फैसला। शायद इसीलिए एसटीएफ ने अपना स्टैंड बदला। लेकिन सवाल अब ये उठेगा कि अब तक सिद्दीक कप्पन और उनके साथ गिरफ्तार 3 लोगों की अवैध कस्टडी की जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी, एसटीएफ या फिर इस मामले की सुनवाई में शामिल रही अदालतें। इस मामले में आरोपियों के वकीलों की बात सुन लीजिए। 22 तारीख को जनपद न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश पारित किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था विक्रमजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य पर भरोसा करते हुए ये घोषित किया कि सीजीएम कोर्ट को यूएपीए के इस मामले में किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है, लिहाजा ये पत्रावली अविलंब एएसजे प्रथम की अदालत को भेज दी। इस आदेश से एक बात स्पष्ट हो गई कि 7 अक्टूबर से लेकर 22 दिसंबर तक सीजीएम कोर्ट से जिन जिन आदेशों के द्वारा उन्हें जेल में रखा गया या पुलिस कस्टडी प्रदान की गई, वे सभी आदेश
बिना क्षेत्राधिकार के पारित किए गए थे और वो संपूर्ण अभिरक्षा एक अवैध अभिरक्षा थी। यद्यपि जनपद न्यायाधीश महोदय को इस अवैध अभिरक्षा को वैध किए जाने से पूर्व हमें सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था और विदिता ये नहीं किया जा सकता। तथापि ये आदेश इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब तक यानी 22 दिसंबर तक इस मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किए गए सभी आदेश अवैध मान लिए गए। अब कोर्ट क्या कार्रवाई कर रही है और आप लोग क्या चाहते हैं? 5 जनवरी को उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस इन अभियुक्तगण की तरफ से पेंडिंग है। संभवतः उसके दबाव में आकर ही एसटीएफ ने अपना यू टर्न लिया है ताकि वो इस अवैध अभिरक्षा को वैध अभिरक्षा में दर्शित कर सके। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।